हेलो क्लास 9। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, जो पार्ट 3 वीडियो होगा आपका चैप्टर 2 का, यानी फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो शुरू करते हैं। और अब जैसा कि मैंने बताया कि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है इसके बारे में। अब इससे जुड़ा हुआ आगे बहुत सारा टॉपिक होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स को अच्छे तरीके से समझिए ये होता क्या है। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग हिंदी में परिणामी बल बोलते हैं, यानी रिजल्ट यानी परिणाम, जानते ही होंगे, बहुत ही इजी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो उसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये सिंगल फोर्स अप्लाइड on an object, a single force applied on an object which is sum of many forces, जो बहुत सारे फोर्सेज का क्या होता है, सम होता है। अलजेब्रिक सम भी बोल सकते हो वहां पर, ठीक है। अलजेब्रिक सम लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अलजेब्रिक सम होता है ना, हर एक फोर्सेस का, जो बहुत सारे फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगे हुए हों। तो ये सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक सिंगल फोर्स अप्लाइड मतलब लगा हुआ माना जाता है ना, जो सम होता है बहुत सारे फोर्सेस का। लगता है बहुत सारा, लेकिन वो जो सिंगल फोर्स होता है उस सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। ये सिर्फ डिफिनीशन से समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे और पिक्चर के द्वारा और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो आसानी होगी। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे इसको समझाने की। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने साइकिल चलाया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ साइकिल बनाने की, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं बना पाऊँगा उस तरीके से अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि सभी लोगों ने साइकिल चलाया होगा और हर एक मौसम में, और कोई सीखता है ना साइकिल तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उस समय चलाने में, ठीक है। क्योंकि उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा उमंग रहता है कि किस तरीके से साइकिल को क्या किया जाए, हैंडल आउट किया जाए। तो नॉर्मली हो गया, ठीक है। इसको देख करके आप हंस सकते हैं। यहाँ पर दो फोर्सेज अगर काम कर रहे हैं, 2-3 फोर्सेज काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो मोशन का अपोजिट काम करेगा। तो फ्रिक्शन को अगर हम मान लेते हैं कि ये F2 है, ठीक है। और यहाँ पर पेंडल है, और इस पेंडल पर, यहाँ पर पेंडल होता है, ठीक है। इस पर बल लग रहा है आपका F1, ठीक है। और यहाँ से हवाएं इधर की तरफ बढ़ रही है, ये आपका हो जाएंगी F3। और एक लड़का पीछे से इस साइकिल को धक्का दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा F4, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक लड़का यहाँ से धक्का दे रहा है, तो डायरेक्शन उसका किधर है, इधर की तरफ। पेंडल जो फोर्स लगा रहा है वो किधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ। और दो फोर्सेज ऐसे ही साइकिल पे लग रहे हैं जो इधर की तरफ लग रहे हैं। तो समझना ये है कि क्या ये साइकिल मूव करेगा या नहीं करेगा। तो ये साइकिल मूव करेगा या नहीं करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इसका मैं टाइप्स बताऊंगा। लेकिन तत्काल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था इसके डिफिनीशन में, कि जो सिंगल फोर्स काम करेगा, तो सिंगल फोर्स वो कौन सा होगा, ये सिंगल फोर्स जो होगा वो कौन होगा, तो वो होगा इन सब का अलजेब्रिक सम, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर। ये सब के फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उनका एक रिजल्ट एक तरफ होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा कब नहीं करेगा ये हम पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, उसको थोड़ा देख लेते हैं तो समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए एक यहाँ पर बॉल है, और इस बॉल पर एक फोर्स इधर से लग रहा है ऐसे, फिर इधर लग रहा है और इधर किधर से लग रहा है। तो क्या ये बॉल मूव करेगा, तो ये अगर आपका सर्कुलर है तो मूव जरूर करेगा, और मूव किधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ। तो अगर इसको आप F1 मान लेते हो, इसको आप F2 मान लेते हो, इसको आप F3 मान लेते हो, तो ये आपका सिंगल F होगा, और यही फोर्स आपका अप्लाइड होगा, और यही फोर्स आपका आगे की तरफ मूव कराएगा इस बॉल को, है ना। ये अलग बात है कि ऊपर से हम बल लगा रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर काम करेगा, फ्रिक्शन भी काम करेगा, बहुत सारे तरह के फोर्सेस काम करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट में इसका जो
वैल्यू होगा वो कैसे पता चलेगा, इन सब के सम के इक्वल, ठीक है, यानी अलजेब्रिक सम के इक्वल। अब आपको अगर मुझे और समझाना है तो मैं आपको इसके टाइप्स पे ले चलूंगा, और टाइप्स अगर समझ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्लियर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होता, इसके दो प्रकार होते हैं रिजल्टेंट फोर्स के। एक को कहा जाता है कि वो है आपका बैलेंस्ड फोर्स, और एक को कहा जाता है कि ये है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एक है आपका बैलेंस्ड और एक है आपका अनबैलेंस्ड, ठीक है। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो फोर्सेज होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के दो प्रकार होते हैं। दोनों को एक एक करके हम क्लियर करते हैं। बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, और अनबैलेंस्ड का होता है असंतुलित, और दोनों को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की, कि बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, यानी संतुलित बल होता क्या है। तो ध्यान से देखिए और समझिए। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जब आपके रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, अगर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, यानी कौन सा रिजल्टेंट फोर्स किसको बोला जाता है, सिंगल फोर्स जो अप्लाई किया गया, अगर उसका वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, यानी अगर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप जहां पर अभी पढ़ाई कर रहे हो वहीं पर है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप किसी टेबल पे या किसी भी जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट यानी आपका बुक रखा हुआ है, ठीक है, और ये बुक जो है मूव नहीं कर रहा है, वो जहां पर है वहां पर स्थिर है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो स्थिर है? मान लीजिए इधर से हम थोड़ा सा इस पर बल लगा रहे हैं, मान लीजिए हम इस पर F1 लगा रहे हैं, तो इधर से फ्रिक्शन एक काम करेगा, यानी इस पर F2 काम करेगा, और इस पर वजन है तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पर लगेगा, तो ये आपका F3 हो जाएगा। और जब जो वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट है उसके जो इंटरमोलिकुलर पार्ट है वो उसको विरोध करेंगे, है ना, क्योंकि वो बुक जो है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और ये जुटने की कोशिश करेंगे, तो इससे एक फोर्स पैदा होगा ऊपर की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा F4। यानी इस पर कितने टोटल फोर्स काम कर रहे हैं, 4 फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का जो वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, 0। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 आ जाए तो समझ लो आप कि वो बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकली इसको थोड़ा समझाएं तो इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए नीचे 5 न्यूटन का लग रहा है तो ये हमेशा 5 न्यूटन के इक्वल ही लगेगा, लगभग ऐसा ही होता है। तो ये नीचे 5 न्यूटन तो ऊपर भी 5 न्यूटन लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपका इधर से अगर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन लग जा रहा है, तो देखो ऊपर से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये नीचे से आगे की तरफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आगे वाला पीछे की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को। तो ये सारा वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है और F2 जो है वो आपका क्या है, सपोज आपका 10 न्यूटन ही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -10 न्यूटन। उसके बाद फिर आपका 5 न्यूटन और फिर प्लस -5 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 रहता है उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप खुद से भी बहुत सारा तैयार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करिए। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें आपने खेल खेला होगा, बचपन में हम लोग खेलते थे, जिसमें एक बहुत बड़ी रस्सी होती थी और रस्सी के बीच का एक पार्ट होता था, ठीक है। इस पार्ट में बहुत सारे बच्चे भाग लेते थे और इधर भी बहुत सारे बच्चे भाग लेते थे। मैंने यहाँ पे 4 ही बोला है। मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर F1 लगाया, यहाँ पर F2 लगाया, यहाँ पर F3 लगाया, यहाँ पर F4 लगाया, हर एक बच्चे ने एक फोर्स लगाया। यहाँ पर ये आपका F5, ये F6, F7 और ये आपका F8 हो गया, और बीच में ये जो है वो आपको कंपैरिजन करने वाला है, ठीक। इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है और बीच में ही एम्पायर होता है ना, एम्पायर खड़ा है, देख रहा है किधर बच्चे ज़्यादा
है ना, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ पर ये 6 न्यूटन लगा रहे हैं, यहाँ पे ये 7 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पे 4 न्यूटन लगा रहा है, और इधर ये सब मिल करके मतलब ये सब 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं, सब मिल करके 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अब देखिए इस सब का निकालिए आप वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर लगा, देखो कितना न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये इधर की तरफ खींच रहा है ना, ऐसे खींचा जाता है इस खेल में, और इधर की तरफ खींच रहा है। इधर कितना लग रहा है 7 4 11 6 17 5 और कितना हो जाएगा 22। तो 22 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। क्लियर बात है कि ये वाला जो आपका रस्सी है वो मूव करेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि 2 न्यूटन आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 2 न्यूटन जो है वो इधर की तरफ लग रहा है। यानी क्लियर यहाँ पर इस एग्जांपल से ये हो रहा है कि जब आपके रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, अगर आपके रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो अनबैलेंस्ड होगा और तभी कोई भी चीज मूव करेगा। अब देखो थोड़ा सा और समझो, वर्क कब होता है, वर्क तब होता है जब फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो, तभी ना, है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है स्थान परिवर्तन, है ना, जगह, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा है, जगह चेंज नहीं हो रहा है और इसमें जगह चेंज हो रहा है। तो वर्क तभी पॉसिबल है जब उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और उसमें बैलेंस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जो वैल्यू आता है वो 0 न्यूटन होता है और 0 न्यूटन कभी भी कैपेबल नहीं होता है किसी भी वस्तु को आगे की तरफ मूव कराने में। कुछ ना कुछ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, 1 2 3 4 जो कुछ भी हो। तो मैं आशा करता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स से जुड़े हुए ये जो तो 2 टर्म थे, यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनीशन, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उससे समझाने की।